15वीं सदी बच्चे भूख से मर रहे हैं और मरीज दवाइयां ना होने से। जमीन खेती के लिए बंजर है और पहाड़ों में कोई सोना चांदी भी नहीं। ये बात किसी अफ्रीकी देश की नहीं हो रही बल्कि आज के सबसे अमीर कॉन्टिनेंट यूरोप की है। लगाना शौक? तो अभी और सुनो। 15वीं सदी ही है, कॉटन को सोने में तोला जा रहा है, हीरे जवाहरात को राजा महाराजा अपने जूतों में लगा रहे हैं और रोल्स रॉयस से झाड़ू लगाया जा रहा है। ये बात अमेरिका या किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की नहीं बल्कि ये बात है अपने भारत की। ये इतना बड़ा फ्लिप कैसे हुआ? तो आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। दोस्तों, यूरोप इक्वेटर लाइन से ऊपर एक कॉन्टिनेंट है जो छोटे छोटे कंट्रीज से मिलकर बना है। यूरोप एक सर्द कॉन्टिनेंट है। हिस्टोरिकली यूरोप की जमीन बहुत बंजर है। यूरोप का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी जमीन पे कुछ भी नहीं उगता और जो कुछ उगता भी है वो इतना थोड़ा होता है कि इनके लिए ना काफी है, जिसकी वजह से यूरोप को काफी फमाइन का भी सामना रहा है, जिसकी वजह से इनको जो भी मिलता इनको उसी में ही खुश रहना पड़ता है। जिसकी मिसाल हमें इनके खाने में भी मिलती है जो पिज्जा और क्रोसॉन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और इसी जियोग्राफिकल इशू की वजह से यूरोपियन कंट्री ने ये बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, अगर उन्हें अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है तो उन्हें अपने कॉन्टिनेंट से बाहर देखना पड़ेगा। और फिर उन्होंने अपने कॉन्टिनेंट से बाहर देखना शुरू कर दिया। यूरोप ये तो जान चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने कॉन्टिनेंट से बाहर देखना पड़ेगा। और फिर इसी सिलसिले में 16वीं सदी में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई, जिसने ये फैसला किया कि वो शिप भेजकर दूसरी जगहों पे एक्सप्लोरेशन करेगी और वहां से लूट यूरोप के अंदर लाएगी। लेकिन इसमें एक मसला था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था और शिप बहुत कॉस्टली थी और ज्यादातर शिप रास्ते में ही या तो डाकुओं के हाथों लूटी जाती या वैसे समुद्री तूफान के जरिए तबाह हो जाती, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज को बहुत खसारा हो रहा था। जिसका हल डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये निकाला कि उन्होंने पैसा आवाम से लेना शुरू कर दिया। वो जाते और आवाम से पैसा लेते और जो जितना पैसा देता उसे उसी का हिस्सा मिल जाता, उसी के बराबर का शेयर मिल जाता। और इसी तरह दुनिया में शुरुआत हुई दुनिया की सबसे पहली शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की भी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कामयाबी के बाद यूरोप की दूसरी कंट्री ने भी ये काम करना शुरू कर दिया, जिनमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सबसे नुमाया है। इन कंट्रीज ने सबसे पहले अफ्रीका का रुख किया और उसको लूटा। यूरोपियन कंट्रीज जब अफ्रीका में गई तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लूटा, वहाँ के लोगों को अपना बंदी बनाया। लेकिन इसके साथ साथ यूरोपियन ने वहाँ एक और बहुत घिनौना काम किया, जेनोसाइड्स, जिसमें हरीरो एंड नुआक्वा जेनोसाइड, द जेनोसाइड ऑफ कोंगो फ्री स्टेट, रुवांडियन और साउथ अफ्रीकन जेनोसाइड सरफहरिस्त हैं। और ये जेनोसाइड्स यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों की ओर से किए गए थे। वैसे तो इन जेनोसाइड्स पे जितनी भी किताबें लिखी जाए उतनी ही कम है, लेकिन अगर आप इन जेनोसाइड्स को भी तफसील से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन जेनोसाइड्स के बारे में डिटेल से बता सकें। और एक बात याद रहे कि यूरोपियन ने इन जेनोसाइड्स के दौरान बहुत ज्यादा लाखों अफ्रीकियों को गुलाम बनाया और गुलाम बनाकर इनको वापस अपनी कंट्री भी ले गए। वहाँ ये कोरियन के भाव बिकते थे। जब इन यूरोपियन ताकतों का पेट अफ्रीका को लूट लूट कर भी ना भरा तो फिर उन्होंने रुख किया उस वक्त की सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का। याद रहे कि इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी और वर्ल्ड का 33% जीडीपी हाल ही इंडिया से ही आता था। इंडिया उस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क था, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को फतह कर लिया और वो चाल थी डिवाइड एंड कंकर रूल, जिसमें अंग्रेज आके उन लोगों को मिलते जो हुकूमत के ख्वाहिशमंद थे लेकिन हुकूमत नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेज उनको आके ये यकीन दिलाते कि हम आपके अच्छे हैर खुआ हैं और आपको हुकूमत दिलाएंगे। इस तरह से अंग्रेजों ने तमाम हिंदुस्तान में अपने पपेट रूलर बिठा दिए थे। इस चीज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान फतह करने में बहुत ज्यादा मदद की। अगर आप ये तफसील में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने कैसे फतह किया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम इस पे एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का 33% था, लेकिन जब वो छोड़ के गए तो सिर्फ और सिर्फ 4% रह गया था। वो शिप के जरिए पूरी दुनिया से ट्रेड करते और पैसा अपने मुल्क के अंदर लाते थे। इंडिया के लोगों ने ओवर द ईयर्स अपना शिप बिल्डिंग बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले इस बिजनेस को तबाह कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर और छोटे छोटे काफी बिजनेसेस को भी तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने आके हैंडलूम्स तोड़ दी और लोगों को फोर्स किया कि वो सिर्फ उनकी बनाई हुई मशीनें यूज करें और लोगों को ये भी फोर्स किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना कपड़ा अंग्रेजों को बेचें और उसकी कॉस्ट इतनी कम रखी गई
कि लोग अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत की इकॉनमी को तबाह करने के लिए एक और बड़ा दिलचस्प हथकंडा अपनाया। अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करना होता तो उसे पहले एक स्पेशल काउंटर बिल खरीदना पड़ते थे। ये एक किस्म की करेंसी थी जिसके ऊपर क्राउन का पूरा कब्जा था और ये बिल खरीदने के बदले लोगों को असल सोना देना पड़ता था। यानी एक कागज के टुकड़े के बदले असल सोना देना पड़ता था। यानी इंडिया से असल सोना बाहर जा रहा था सिर्फ उन कागज के टुकड़ों के बदले। और इसी तरीके से अंग्रेज ही डिसाइड करते थे कि हमारी गुड की वैल्यूज क्या होंगी। और ये एक नैरेटिव नया कि यहाँ के लोकल लोग तो सैवेजेस हैं। अंग्रेजों ने दौलत के साथ साथ ऐसे हजारों एंटीक पीसेस भी चुराए जो उन्हें राजा महाराजाओं के महलात से मिले थे और इससे अपना लंदन म्यूजियम बढ़ लिया। एक अंदाजे के मुताबिक अंग्रेजों ने यहाँ से $43 ट्रिलियन चुरा गए हैं। $43 ट्रिलियन चुराए हैं। और अगर अंग्रेज इतनी लूटम लाटी नाम चाहते तो हिंदुस्तान आज भी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क होता। अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे लूटा तो वो कुछ यूं होगा कि अंग्रेजों ने आके यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और आगे अपनी करेंसी राइज की और अपने मुताबिक एक इंडस्ट्री कायम की और खुद ही गुड्स की कीमत डिसाइड करते थे। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को एज अ लेबर यूज किया और यहाँ के रॉ मटेरियल को लूट कर ले गए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मैनचेस्टर के कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे। वो कैसे मशहूर हुए, वहाँ की इंडस्ट्री कैसे बिल्ड हुई? वो यूं ही दूसरे मुल्कों को लूट कर बिल्ड हुई क्योंकि वो रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया से ले जाते जो दुनिया का सबसे कीमती रॉ मटेरियल होता और वो गुलाम एज अ लेबर अफ्रीका से ले जाते और ऐसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मैनचेस्टर की पूरी इंडस्ट्री खड़ी की। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी लूट मार की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।